Hello dear students, welcome to your YouTube channel SK Nursing Study. Today we are going to discuss the another topic in continuity in the perioperative nursing. We have discussed about the preoperative nursing and intraoperative nursing in very easy way so that you can grab it easily and you can practically use these concepts in your clinical area. Today without wasting time, please let's see the concept of post-operative nursing. It is one of the most important phase of perioperative nursing, because after surgery when the patient is shifted to the post-operative ward, so what all are responsibilities of the nurse? Actually nurse responsibility started from this phase. So let's see and discuss about post-operative nursing. So post-operative nursing, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन, नर्सिंग मतलब व्हाट ऑल आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग. Post operative care is that care that the patient receives after a surgical procedure. हमारा इंट्रा ऑपरेटिव में सर्जिकल प्रोसीजर हो चुका है. The type of post operative care that the patient need depend on the type of surgery as well as the patient history. कि सर्जरी कौन सी हुई है बेटा और पेशेंट की हिस्ट्री की थी क्या थी, उसके बेसिस पे हमने पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर देनी है. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट बिगन्स फ्रॉम, जो आपको बुक्स में भी मिलता है, टाइम द पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन रूम एंड एंड्स विद द फॉलो अप. ठीक है. सो इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट बिगन्स फ्रॉम द टाइम द पेशेंट लीव्स द ऑपरेशन रूम एंड एंड्स विद द फॉलो अप केयर. ठीक है बेटे. सो दिस इज अबाउट द concept of post-operative nursing definition. It often depend upon pain management and wound care also. जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो किसके ऊपर कौन सी चीजें के ऊपर डिपेंड करता है? पेन मैनेजमेंट एंड वुंड केयर. सो द एम ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज टू प्रोवाइड द पेशेंट विद द क्विक, पेनलेस एंड सेफ रिकवरी फ्रॉम दी सर्जरी और एज पॉसिबल. जितनी क्विक, जितनी पेनलेस, जितनी सेफ रिकवरी पेशेंट की हो सकती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि हमने पेशेंट को कोई पेन नहीं देनी, कोई इन्फेक्शन नहीं देनी, पेशेंट की अपने आप से रिकवरी हो रही है. तो दिस इज द मेन एम ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव फेज. इन एडिशन टू द अदर इज होम्योस्टेसिस, जो हमने अपना इंट्राऑपरेटिव में भी पढ़ा था. पेन मैनेजमेंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन. सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. ठीक है बेटे. सो हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने एम पढ़ा कि हमने पेशेंट को क्विक, पेनलेस एंड सेफ रिकवरी करवानी है सर्जरी के बाद. होम्योस्टेसिस, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सो दिस इज अबाउट द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ओके, and now come to the phases of post operative care. क्या क्या phases होते हैं? Immediate phase, that is the post anesthetic. Intermediate, that is the hospital stay. Or convalescent, that is the extended also after discharge to the full recovery. 1 to 4 hours the patient stay in the immediate phase, 4 to 24 hours patient stay in the hospital stay, and up to 4 days the patients stay in the extended phase. ठीक है बेटे. Now what all are the purposes of पोस्ट ऑपरेटिव केयर? क्या क्या पर्पसेस हैं? टू अनेबल अ सक्सेसफुल एंड फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, जो हमने ऊपर एम में भी डिस्कस किया है कि हमने पेशेंट को अनेबल करना है सक्सेस एंड फास्टर रिकवरी. टू रिड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी रेट, हमने डेथ रेट को कम करना है. टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे. इफ आई सेज इट इज फ्रॉम 1 to 4 hours and 4 to 24 hours, it should be reduced. It should not be extended. To provide quality care service, to reduce hospital and patient cost during post-operative period.
सो ये सारी चीजें हमारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. और टू वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड केयर until the patient has recovered from effect of anesthesia. इंट्राऑपरेटिव फेज में अगर आपको याद हो बेटा, हमने एनेस्थीसिया दिया था, तो हमने पेशेंट का केयर करना है कि वो एनेस्थीसिया की इफेक्ट से बाहर आ जाए. सो दीज ऑल आर दी पर्पसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट ऑल्सो कॉल्ड पैकू. पोस्ट ऑपरेटिव वाला पेशेंट या तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में आता है बेटा, या फिर सिक्कू में आता है, दैट इज सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट. अब जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट है वो कैसा होना चाहिए? साउंड प्रूफ, पेंटेड इन सॉफ्ट कलर, और इट शुड बी आइसोलेटेड. ठीक है, दीज फीचर्स विल हेल्प द पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रमोट कंफर्ट. क्योंकि हमारा एम क्या है? हमने पेशेंट की सेफ रिकवरी करनी है. सो दीज थिंग्स हेल्प्स द पेशेंट फॉर द फास्टर एंड द सेफ रिकवरी. नाउ बेटा विल गो टू द फर्स्ट फेज ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, दैट इज द इमीडिएट फेज 1 to 4 hours post anesthetic phase. It is the immediate recovery phase and requires intensive care to detect early signs of complication. It receive a complete patient record from the operating room which is to plan post operative care. जो भी हमारा ऑपरेशन रूम में उस पेशेंट के साथ कौन सी सर्जरी हुई है, उसके कौन से टेस्ट हुए हैं, उसकी कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है, उसको कोई ब्लड लॉस हुआ है, एनीथिंग, वो हम कंप्लीट पेशेंट रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा. इट इज डिजाइंड फॉर द केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी एंड पेशेंट रिक्वायरिंग द क्लोज मॉनिटरिंग. ठीक है, इसमें हमने क्या करनी है? पेशेंट की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नर्सिंग मैनेजमेंट इन द पैकू कम्स टू द नर्सिंग मैनेजमेंट. क्योंकि बेटा हमारा मेन मोटिव इन वीडियोस का यही है कि आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बताई जाए. सो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट और पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है? तो सबसे पहला है बेटे असेसिंग द पेशेंट. हम जब भी कोई नर्सिंग केयर की बात करते हो हम बोलते हैं असेस द पेशेंट. असेस द पेशेंट का मतलब क्या होता है बेटे? फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसकी पल्स वॉल्यूम एंड उसकी रेगुलरिटी, डेप्थ एंड नेचर ऑफ रेस्पिरेशन, स्किन कलर, डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस विद द ग्लासगो कोमा स्केल, कीप मॉनिटरिंग द वाइटल्स, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स और मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट. बाय दिस ऑल्सो वी आर गिविंग द प्रॉपर पोजिशनिंग टू द पेशेंट. हमने इसमें प्रॉपर पोजिशनिंग भी पेशेंट की दे के रखनी है. सेकेंड इज, फर्स्ट हमने असेस कर लिया. सेकेंड क्या है? मेंटेनिंग द पेशेंट patent airway, maintaining the patent airway. The primary objective is to maintain the pulmonary ventilation and prevent hypoxia and hypercapnia. Hypercapnia जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल, हाइपोक्सिया जब कम हो जाता है. So provide oxygen and assess respiration rate, depth and oxygen saturation. Very 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 important. ठीक है. If there is any फ्रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको लगता है कि हमारे फेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वहां पे भी हमने पेशेंट को बोलना है लाई ऑन बैक, बिकॉज इसकी वजह से हमारा थ्रोट क्लियर हो जाएगा. और अगर वो बैक पे लाई नहीं करेगा तो हमारे पास चांसेस हो सकते हैं कि जो टंग है हमारी वो फॉल बैक हो जाए. ठीक है बेटा. सो दिस इज अबाउट द मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे. नाउ नेक्स्ट थर्ड इज मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी. कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी और आईवी स्टेबिलिटी भी बोल देते हैं इसको. ठीक है. असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस, वाइटल साइन, कार्डियक रिदम, स्किन टेम्परेचर, कलर, यूरिनरी आउटपुट, सेंट्रल वीनस प्रेशर, आर्टीरियल लाइन और पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर. ठीक है. सो दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी.
द प्राइमरी कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हाइपोटेंशन। अगर हम ये सारी चीजें मेंटेन नहीं कर रहे तो क्या क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन, शॉक, हैमरेज, हाइपरटेंशन एंड डिसरिथमिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने कार्डियोवेस्कुलर स्टेबिलिटी रखनी है। सो अगर पेशेंट को शॉक है, अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है तो देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन, दैट इज द शॉक पोजीशन। कीप द पेशेंट इन शॉक पोजीशन फ्लैट और बैक, legs elevated at 20 degree and knee should be straight, as you see it in a diagram कि शॉक पोजीशन हमारी कैसी होती है। नेक्स्ट इज रिलीविंग द पेन एंड एंजाइटी। हमने असेस भी कर लिया, हमने पेशेंट की पेटेंट एयर भी मेंटेन कर ली, हमने कार्डियोवेस्कुलर सेटिंग भी मेंटेन कर ली, कार्डियोवेस्कुलर स्टेबिलिटी भी कर ली। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करनी है, पेशेंट को रिलीव करना है पेन से एंड एंजाइटी से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग विच वी आर गिविंग इन दिस सिचुएशन इज द ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड द कॉमन ड्रग इज डिक्लोफेनेक इंजेक्शन। नेक्स्ट इज बेटे असेसिंग एंड मैनेजिंग द सर्जिकल साइट। जहां पे हमारी सर्जरी हुई है वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमने उस चीज को मैनेज करना है। द सर्जिकल साइट इज ऑब्जर्व्ड फॉर ब्लीडिंग, टाइप एंड इंटीग्रिटी ऑफ ड्रेसिंग एंड ड्रेन्स। क्यों? क्योंकि अगर हम ड्रेसिंग चेंज नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। असेसिंग एंड मैनेजिंग द जीआई फंक्शन। सो नॉजिया वॉमिटिंग इज द कॉमन आफ्टर एनेस्थेसिया। नॉजिया वॉमिटिंग होएगा तो हमारे पास ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, तो हमने फ्लूइड को भी मेंटेन करना है। अ चेक फॉर द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो हमारे बावल की, जो हमारे एब्डोमेन की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो हम खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है कि वो वापस सर्जरी के बाद आ गई है या नहीं आई है। असेसिंग एंड मैनेजिंग द वॉलंटरी वॉइडिंग। पेशेंट अपने आप से बाथरूम जाना स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया है। सो यूरिन रिटेंशन आफ्टर सर्जरी कैन अकर बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन। तो यूरिन रिटेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बेटे, ठीक है। सो पोएड्स एंड द एनेस्थीसिया इंटरफियर विद द परसेप्शन ऑफ ब्लैडर फुलनेस। तो इसका इफेक्ट रहता है, इसलिए हमने पेशेंट को दोबारा पूछना है कि उसने वॉइड किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट इज इनकरेज द एक्टिविटी। जैसे ही पेशेंट की सर्जरी को 24 आवर्स हो जाएंगे तो हमने पेशेंट को बोलना है एनकरेज टू आउट ऑफ द बेड एज सुन एज पॉसिबल। अर्ली एम्बुलेशन बेटे, अर्ली एम्बुलेशन का मतलब जल्दी उठना, रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सच एज एटेलेक्टेसिस, निमोनिया, जीआई डिस्कम्फर्ट एंड द सर्कुलेटरी प्रॉब्लम. So this is all about the nursing care during the phase 1. So very important point, one more left, that is the 8th point, that is keep the patient warm. हमने पेशेंट को गर्माश देनी है। कैसे देनी है? मे बी विद द हेल्प ऑफ द वार्नर ब्लैंकेट्स और मे बी विद द हेल्प ऑफ वार्म लाइट्स। उसके आसपास अगर ठंड है तो लाइट्स लगा के रखनी है, या फिर उस पेशेंट के ऊपर हमने वार्म ब्लैंकेट्स देने हैं। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स जो हमने फेज 1 में एज अ नर्सिंग केयर करनी है। सो डिस्चार्ज फ्रॉम द रिकवरी शुड बी after complete rehabilitation of cardiovascular, pulmonary, neurological function which usually takes 2 to 4 hours. और अगर ये 2 से 4 घंटे में पेशेंट का ये सारा स्टेटस ठीक नहीं होता है, देन वी हैव टू पुट द पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट, दैट इज ICU. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन कैन पेशेंट लीव रिकवरी रूम. पेशेंट की कैसी कंडीशन होती है कि पेशेंट जो है रिकवरी रूम से जा सकता है. व्हेन द पेशेंट इज फुली कॉन्शियस, व्हेन द रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजेशन इज एडिक्वेट, व्हेन द पेशेंट इज नॉर्मोटेंसिव, मतलब उसको कोई हाइपोटेंशन नहीं, कोई हाइपरटेंशन नहीं, पेशेंट इज नॉट इन द पेन और नॉट नॉशियस, उसको नॉजिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है, CV पैरामीटर्स आर स्टेबल, ऑक्सीजन, फ्लूइड, एनाल्जेसिक्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड देयर आर नो कंसर्न्स रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रोसीजर. तो ऐसे वाले केस में हमने पेशेंट को शिफ्ट कर देना है रिकवरी रूम से. ठीक है. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. बहुत सारी चीजें हमारी जो छूट जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस में, तो मैंने ये सिस्टम वाइज लिख लिया, साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी बताने की कोशिश की है, सो दैट यू कैन लर्न साइड बाय साइड.
फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। अब रेस्पिरेशन है तो हमारे पास दो कॉम्प्लिकेशंस मेन है, दैट इज एटेलैक्टेसिस एंड द निमोनिया। एटेलैक्टेसिस एंड निमोनिया सस्पेक्टेड व्हेन एवर देयर इज अ सडन राइज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर सर्जरी। कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है? जब हमारा सर्जरी के बाद सडन राइज हो जाए टेम्परेचर में, स्पेशली इन 1 to 2 days or 24 to 48 hours. Collapse of alveoli is highly susceptible to infection and collapse of alveoli is called atelectasis. Occurs usually in high abdominal surgery when prolonged inhalation anesthesia have been necessary and vomiting has occurred during the operation while the patient is recovered from anesthesia. So this is condition when pneumonia occur. So हमारी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कौन सी है बेटे? दो, एटेलैक्टेसिस एंड निमोनिया। अब हम इसको मैनेज करेंगे, दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन। मेजर टू प्रिवेंट पूलिंग ऑफ सिक्रेशंस। जो देखो बेटे दोनों केसेस में रेस्पिरेशन में क्या हो रही है? सिक्रीशंस हो रही हैं। इन सिक्रीशंस को हमने रोकना है, बिल्कुल बंद करना है। सो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, मैं डायग्राम में दिखा चुकी हूं आपको कि हाई फाउलर पोजीशन कैसे होती है। मूविंग आउट ऑफ बेड, दैट इज अर्ली एम्बुलेशन। तो ये चीजें हमारी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को कम करने की कम करेंगी और हेल्प करेंगी। और फिजियोथेरेपी, ठीक है। डीप इंस्पिरेशन डिक्रीजेस द एटेलैक्टेसिस, ऑक्सीजन मास्क एंड पीरियोडिक हाइपर इन्फ्लेशन एंड द spirometry, use of spirometry helps the patient to recover from atelectasis and pneumonia. पहले हमने प्रिवेंट किया पूलिंग होने से, फिर हमने लिक्विफाई करनी है एंड रिमूव करनी है सिक्रीशंस। इंक्रीज ओरल फ्लूइड, ब्रीदिंग मॉइस्ट एयर, डीप ब्रीदिंग फॉलोड बाय कफिंग, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक बिफोर कफिंग इज अटेम्प्टेड आफ्टर thoracic and abdominal surgery, and splint operative area with draw sheet or towel to promote comfort while cuffing. Other measures to increase the pulmonary ventilation, that is the blow bottle exercise. This is shown in the diagram कि कैसे हमने बोतल को ब्लो करके अपनी कफिंग को बढ़ाना है, अपने लंग्स को अच्छे से काम करके लेके आना है। और रीब्रीदिंग tube that is increase carbon dioxide stimulates the respiratory to increase the depth of breathing, thus increasing the amount of inspiration rate. And IPPV, that is intermittent pulmonary pressure breathing. So ये हमारे factors थे related to the respiratory complication, atelectasis and pneumonia को ठीक करने के लिए। Comes to the circulatory complication. सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, अभी हमने क्या डिस्कस किया था बेटे? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन। वीनोस्टेसिस, हेमरेज, these are the most common circulatory complications which occur after the surgery. Venostasis because of muscular inactivity, respiration and circulatory depression, जिसकी वजह से increase pressure हो जाता है on blood vessels due to tight dressing, intestinal distension, prolonged maintenance of सिटिंग। इन सब की वजह से क्या हो जाता है बेटे? वीनस स्टेसिस। देखो डायग्राम में देखो आपकी कैसे वीनस स्टेसिस की पता चलता है कि पेशेंट को वीनस स्टेसिस है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? जब हमारी टांगों में वीनस स्टेसिस हो जाए, जब बॉडी के किसी भी पार्ट पे वीनस स्टेसिस हो जाए, वैसे मोस्टली इट अकर्स इन द लिम्स ओनली, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी? लिम्स मस्ट नेवर बी मसाज्ड। ये हमने मसाज नहीं करनी है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की। इफ पॉसिबल क्लाइंट शुड लाई ऑन हिज एब्डोमेन फॉर 30 minutes सेवरल टाइम्स अ डे एंड टू प्रिवेंट द पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेल्विक कैविटी। देखो डायग्राम में कैसे पेशेंट को इस वाली सिचुएशन में लेटना है। डू नॉट अलाउ द क्लाइंट टू स्टैंड अनलेस पल्स हैज रिटर्न क्लोज टू बेस लाइन टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसको एकदम चक्कर आ जाता है, दैट इज दी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो पेशेंट को हमने खड़े होने के लिए नहीं बोलना है ज्यादा टाइम के लिए। वियर इलास्टिक बैंडेज और स्टॉकिंग। डायग्राम में देखो ये बैंडेजेस और स्टॉकिंग कैसे दिखती हैं? when in bed and when walking for the first time. Next complication is the fluid and electrolyte complications. It is very important bete, fluid and electrolyte imbalance. First is the hemorrhage, loss of large amount of blood externally and internally in the short time. कैसे पता चलेगा कि हमारा loss of blood हो गया?
cold, moist, pale skin, tachycardia, tachyapnea, hypertension and restlessness. So since the surgery is stressor, there is an increased production of ADH for the first 12 to 48 hours following the surgery, resulting to fluid retention by kidney. तो fluid and electrolyte imbalance को ठीक करने के लिए we are treating with the IV fluid. So this is the most important nursing care in this case, maintaining the urine output, all the vitals, providing the fluids. So by this we are recovering the fluid that is lost from the body. Next is beta GIT complication. हमने कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, कार्डियोवास्कुलर, सर्कुलेटरी पढ़ी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं GIT कॉम्प्लिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, पैरालिटिक इलियस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस पेन्स एंड कॉन्स्टिपेशन. सो GI सिस्टम के साथ ये हमारी कॉम्प्लिकेशन है. ये मैं बताऊंगी ये कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रही है और उसको नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब हमको कैसे ठीक कर सकते हैं. पैरालिटिक इलियस बेटा सीजेशन ऑफ पेरास्टालसिस ड्यू टू एक्सेसिव हैंडलिंग ऑफ GI ऑर्गन. अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि पेशेंट जैसे ही हमारा रिकवरी रूम से वापस आता है तो हमने क्या देखना है, पेरास्टालसिस हो रही है या नहीं. अगर पेशेंट की पेरास्टालसिस नहीं हो रही इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पैरालिटिक इलियस. सो पेशेंट को NPO रखना है until peristalsis has returned as evidenced by the auscultation of bowel sound or by passing out of the flatus. इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट का पेरास्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो गया. अगर पेशेंट की पेरास्टालसिस मूवमेंट बेटा स्टार्ट नहीं होती है, हमने पेशेंट को NPO पे ही रखना है, नील पर ओरल. सेकेंड इज बेटा वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिया. ये भी हमने पहले पढ़ लिया है. सो इसमें हमने क्या करना है, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन. कि पेशेंट जो वॉमिटिंग कर रहा है वो एस्पिरेट ना कर जाए, इसलिए हमने पोजीशन देनी है पेशेंट को एज सीन इन द डायग्राम. When vomiting has subsided, give ice chips, sips of ginger eating and small frequent amount and administer the antiemetic drug. वो आपको पता है ऑन्डास्टिरॉन हो सकती है, कोई भी एंटीमेटिक ड्रग आप पेशेंट को दे सकते हो. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज अंडर GI कॉम्प्लिकेशन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन. Result from the accumulation of non-absorbable gas in the intestine and gas pains इसकी contraction of the unaffected portion of bowel की वजह से होता है. That both related to the gas. And nursing management क्या होता है, या तो हम एस्पिरेशन कर रहे हैं फ्लूइड की और गैस की बाय NGT नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, या फिर पेशेंट को एम्बुलेशन देके और अदरवाइज पेशेंट को अनीमा देके. एंड लास्ट इज द कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट को हमने बोलना है फिजिकली एक्टिव रहना है, एम्बुलेशन करनी है, ठीक है, फाइबर वाली डाइट लेनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट, ढेर सारा फ्लूइड लेना है जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी. और अदरवाइज लास्ट इज ड्रग्स. सो दिस इज अबाउट द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशन. GUT कॉम्प्लिकेशन, दैट इज genitourinary. It may be urinary retention or it may be urinary tract infection. It is tract. Urinary tract infection very common बेटा nowadays it is. ठीक है. Return of urinary function usually occur 6 to 8 hours. First voiding may not be more than 200 ml and total is 1500 ml. This is not 1500. ठीक है बेटा. सो इसके लिए हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, इनकरेज एम्बुलेशन, असिस्ट इन वॉइडिंग. हम पेशेंट को कैसे वॉइडिंग के लिए असिस्ट कर सकते हैं, बाय इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एम्प्टी द ब्लडर कंप्लीटली ड्यूरिंग दिस, कैथेटराइज इफ नीडेड, डन बाय स्ट्राइल टेक्निक. सो दिस इज अबाउट द बेटा यूरिनरी ट्रैक्ट, genitourinary tract complication. Next is the post operative discomforts. Always occur, most common, maybe pain, maybe singulitis. पेन, ठीक है, दैट इज दी नारकोटिक्स के साथ हम ठीक कर सकते हैं. पेन हमने पढ़ा ही है कि सर्जरी वाली साइट पे पेन होएगा ही होएगा. ठीक है बेटा. सो IV opioids like diclofenac, IV PCM is given and midazolam for the anxiety. ठीक है. और क्या कर सकते हैं, पेपर बैग ब्लोइंग,
बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन जिसमें 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 95% ऑक्सीजन होती है, मिनिमम 5 times every hour. So this is how we can managing the pain. Whereas singulatus, distension of stomach and irritation of the diaphragm and peritonitis इसकी वजह से होता है. तो इस GI सिस्टम में मैंने आपको बता दिया कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है बेटे. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दी, जो हमारा सर्जिकल साइट है वहां पे वुंड है, ठीक है बेटे, उसको ठीक करना है. अगर वो वुंड ठीक नहीं हो रहा तो दिस विल लीड टू दी वुंड कॉम्प्लिकेशन. वैसे भी मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में वुंड मैनेजमेंट के बारे में बताया था. वो वुंड मैनेजमेंट तब करनी पड़ती है जब हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाए. सो वुंड कॉम्प्लिकेशन कैसे होती है बेटा? Sutures are usually removed about 5th or 7th day post-op with exception of wire retention sutures placed deep in the muscles and removed 14 to 21 days after surgery. क्या बोला कि मोस्टली हमारे जो सूचर्स हैं वो 7 to 8 दिन निकाल दिए जाते हैं. कुछ सूचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत डीप मसल्स में होते हैं, उनको कब निकालते हैं? 14 to 21 डेज. ठीक है. तो अगर वुंड कॉम्प्लिकेशन होगी वहां पे हेमरेज फ्रॉम द वुंड, इन्फेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेहिसेंस एंड इविसरेशन. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. विद इन 48 आवर्स पोस्ट ऑप और एज 6th और 7th डे ये हेमरेज हो जाता है. 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी ये हमारा क्या कहते हैं, लो ग्रेड फीवर एंड वुंड बिकम पेनफुल, स्वोलन, पुरुलेंट डिस्चार्ज. ये हमारा इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन पता चलती है कि यहाँ से इन्फेक्शन हो गई है. और डेहिसेंस और इविसरेशन. डायग्राम में देखो बेटे, डेहिसेंस एंड इविसरेशन कैसे दिखता है. डेहिसेंस क्या होता है? वुंड डिस्ट्रप्शन रेफर्स टू द पेशेंट टू कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस एज सीन इन द डायग्राम. कि जो हमारे वुंड के एजेस है वो क्या हो गए हैं बेटे? सेपरेट हो गए हैं. और इविसरेशन क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोट्रूशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा थ्रू द इंसिजन एंड ऑन टू द एब्डोमिनल वॉल. इविसरेशन, विसरा क्या होता है? हमारे एब्डोमिनल के ऑर्गन्स, वहां से वो नॉर्मल जगह से इंसिजन के थ्रू वापस आ जाएं जो हमने सर्जरी के थ्रू किया था, इज इविसरेशन. और हमारे वुंड की एजेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, वो डेहिसेंस है. तो हमने ये कैसे ठीक करनी है? पोजीशन द क्लाइंट टू लो फाउलर पोजीशन. Instruct the client not to cough, sneeze and eat and drink and remain quiet until the surgeon arrives. Protruding viscera should be covered warm, sterile and saline dressing. देखो बेटे, अभी आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको केसेस दिखेंगे जहां पे वो इंसिजन से विसरा बाहर आया हुआ है. तो हमने उसके ऊपर कोई धक्का नहीं लगाना, कोई पैड नहीं लगाना, कोई उसको निकालना नहीं. हमने क्या करना है? सिंपली उसको हमने वार्म, स्ट्राइल एंड सलाइन ड्रेसिंग के साथ कवर कर देना है. हमने पेशेंट को करना है अब डिस्चार्ज. जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो पेशेंट की क्या क्या हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है जाने से पहले, सो दैट उसकी आगे जाके भी सेफ रिकवरी हो. अर्ली डिस्चार्ज विच हैज बिकम कॉमन टिपिकली इंक्रीज द क्लाइंट टीचिंग नीड. लोग क्या कहते हैं? घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है. ठीक है बेटा, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर हम अर्ली डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हमने पेशेंट को कुछ टीचिंग देनी है. अगेन यहाँ पे नर्सिंग का ही रोल है कि आपने उनको क्या टीचिंग देनी है. बी श्योर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वुंड केयर, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, डाइटरी मैनेजमेंट, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सिम्टम्स टू रिपोर्ट एंड फॉलो अप केयर. कौन सी ऐसे सिम्टम आएंगे कि आपने दोबारा सर्जन को आके दिखाना है, डॉक्टर को आके मिलना है. अ क्लाइंट रिकवरी फ्रॉम द सेम डे सर्जरी इज आउट पेशेंट सर्जिकल यूनिट मस्ट बी स्टेबल कंडीशन बिफोर डिस्चार्ज. पेशेंट क्या होना चाहिए? स्टेबल. The client must not drive home. Make sure a responsible adult takes the client home. ये नहीं है कि अब मेरी सर्जरी होगी या मैं ठीक हो गया हूं, अपने आप कार चला के घर जाऊंगा. No. किसके साथ जाना है? Somebody adult who will take care of you during the way till your home. So safe guidelines क्या रहेंगी? Patient should be able to stand for a few steps and go for a few steps. Patient should be able to sip fluids. थोड़े थोड़े फ्लूइड्स पी रहा है, उसको यूरिनेशन आ रही है, रिपीट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए आ रहा है एंड आइडेंटिफाई कर रहा है जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा है, मतलब जो उसके जिसके साथ वो जा रहा है वो उसको पहचान रहा है, टू सी द कोग्निटिव फंक्शन. सो दिस इज अबाउट द सेफ गाइडलाइंस.
though it is the part of post operative care only, that is two things, that is staffing कैसे होनी चाहिए हमारे पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में, और हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्री एनेस्थीसिया केयर यूनिट है या पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट है, वहां पे कौन कौन सी मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट्स हैं, वो इसलिए मैं आपको साथ बताना चाहती हूँ एज अ जनरल नॉलेज कि अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपको वो चीजें वहां पे नहीं मिल रही तो यू शुड टॉक टू द सीनियर और टू द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और टू द सर्जन कि सर ये चीजें यहाँ पे नहीं है और हमें ये चीजें पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में स्टाफिंग कैसे होनी चाहिए? 1 nurse to 1 patient for the first 15 minutes, then 1 must for every 2 patient. The anesthesiologist responsible for the anesthetic remain responsible till the PECU। ये नहीं उसने ऑपरेशन रूम में उसको एनेस्थीसिया दे दिया उसके बाद उसका काम खत्म, नो, वो एंड तक रहेगा, PECU तक। Adequate number of ancillary staff such as technician, ward boys and female attendant to support the patient after the surgery। इक्विपमेंट जो अभी मैंने आपको बताई बेटा क्या क्या होने चाहिए? मल्टी पैरामीट्रिक मोनिटर्स, दैट इज ऑटोमेटेड NIVP, सैचुरेशन, ECG, IV स्पोर्ट के लिए IV स्पोर्ट चाहिए हमेशा एक बेड के साथ, सक्शन एंड ऑक्सीजन फ्लो मीटर चाहिए हर एक बेड के साथ, इमीडिएटली अवेलेबल हमारे पास इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए, क्रैश कार्ड चाहिए एंड डिफिब्रिलेटर चाहिए। तो ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हमें PECU वार्ड में चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, इसके एम्स क्या होते हैं, इसके पर्पसेस क्या होती है, कौन कौन सी टीम मैंने बताई, स्टाफिंग कैसे होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, और मैंने उसमें आपको साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट भी बताई और डायग्राम्स भी दिखाई। मे बी आई एम नॉट एबल टू शो यू प्रैक्टिकली, बट येस विद द डायग्राम यू गेट एन आइडिया कि अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में काम कर रहे हो, मैडम ने बताया था इविसरेशन होता है तो वो देखने में कैसा होता है। सो आई होप you understand this topic, you are enjoying our videos, I am hoping this, and please follow our channel. Thank you very much and enjoy your day.